ओके तो अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात कर चुके हैं कि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कैसा होता है, प्योर रोटेशनल मोशन कैसा होता है एंड जो कंबाइंड मोशन है वो कैसा होता है। अब हम एक एक करके मोशंस के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, राइट। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग और आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भी अपना सेम ही है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। और अगर मैं रिजिड बॉडी के मोशन के लिए बात करूं और अगर मैं यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूं तो शायद तुम्हें ये चीज देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे बॉडी पे हमें नेट फोर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी और हमें नेट टॉर्क के बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बॉडी पे नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, अगर बॉडी पे नॉन जीरो है, अगर वो नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये क्या करेगा, ये आपके सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट करेगा। तो उसको आप लिखोगे m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। ये चीज समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर बॉडी पे नेट टॉर्क अगर नॉन जीरो है तो वो बॉडी को ट्रांसलेट और रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो टॉर्क की वैल्यू होगी हमारी I इंटू अल्फा के बराबर। और ये जो आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो किसके अबाउट हिंज, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही लोगे। तो ये दो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो आप यूज करोगे फॉर द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो आप बस ये देखो कि बॉडी पे नेट फोर्स जो होगा वो m इंटू सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा और नेट टॉर्क जो है वो I इंटू अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू चीज को समझाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि ये एक रॉड है, ठीक है, और यहां पे हमने ये हिंज लगा रखी है, इसको हिंज से ही बांध देते हैं, ठीक है। यहां पे एक हिंज है और अभी ये बॉडी क्या है, यहां पे थ्रेड और बंधी होती, तो और इस रॉड का है मास m, लेंथ l। तो शायद अभी तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि अभी जो रॉड क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है। ये जो थ्रेड थी इसको मैंने कट कर दिया, इस थ्रेड को मैंने कट कर दिया, तो शायद तुम्हें देख के फील आ रहे हो कि जो रॉड है वो प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए नीचे आएगी, है कि नहीं, क्योंकि यहां पे हिंज है। तो हिंज हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड जो है वो घूमते हुए नीचे आएगी, प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए। और इस रॉड के जो बाकी पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो हमारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे अबाउट दिस हिंज, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे रॉड का जो मोशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा। तो आप क्या करोगे यहां पे आपसे क्या चीज पूछ सकते हैं, आपसे यहां पूछ सकते हैं फाइंड, सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कि रॉड किस अल्फा से घूम रही है वो बताओ, फाइंड अल्फा। और क्या पूछ सकते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं कि इस हिंज पे कुछ रिएक्शन फोर्सेस आएंगे RX एंड RY, उनकी वैल्यू क्या है वो बताओ। और आपसे पूछ सकते हैं कि यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। ये 3 सवाल पूछ सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल सी कहानी है, आप क्या करो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में जो बॉडी दी हुई है उसका मोशन एनालाइज करो। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो मुझे समझ में आया क्वेश्चन को देख के कि अगर आपने थ्रेड कट कर दी तो ये जो रॉड है वो इस हिंज के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, है कि नहीं। और जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे, और कुछ अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आपको मोशन समझ में आ गया कि यहां पे मोशन कैसा हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप बनाओगे अपनी बॉडी का एफबीडी। उसके बाद आप अपनी बॉडी का एफबीडी बनाओ, और बॉडी का एफबीडी बनाओगे तो यहां पे आप देखोगे कि एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, और यहां पे हिंज की वजह से फोर्स लग रहे होंगे RX और RY, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप ये बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो आप क्या कंडीशन लगाओगे, आप कंडीशन लगाओगे कि जो भी ये नेट टॉर्क आएगा दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। और किस यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारा हिंज जिसके अबाउट ये घूम रहा है। तो अगर मैं इस हिंज को पॉइंट P बोल दूं तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू I अबाउट पॉइंट P इंटू अल्फा। नेट टॉर्क कितना आएगा इस हिंज के अबाउट, तो जो भी टॉर्क आएगा वो mg की वजह से आएगा।
और लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। तो नेट टॉर्क जो है वो आ जाएगा mg इंटू l/2। दिस शुड बी इक्वल टू आई कितना है, पॉइंट पी के अबाउट 1/3 ml² इंटू अल्फा, यही होगा कहानी, ठीक है। तो यहां से आपको m से m आपने कैंसिल कर दिया और अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई 3mg/2l। ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई कि इस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये हमारी रॉड रोटेट करते हुए नीचे आएगी। और अगर आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो आप देख लो कि किस डायरेक्शन में नेट टॉर्क है। तो नेट टॉर्क जो है वो है आपका कैसा, क्लॉकवाइज। तो रॉड भी कैसे आएगी, रॉड भी हमारा क्लॉकवाइज मोशन करते हुए नीचे आएगी, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा ये तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कर दोगे। अब यहां पे एक चीज और समझो कि जब भी आप प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हो तो आपको यह देखना होता है कि सेंटर ऑफ मास मोशन में है कि नहीं है। जैसे कि क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट करेगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा होगा तो नेट फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ये टर्म जीरो हो गया, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अब यहां पे देखोगे आपका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है। तो आपने देखा कि ये अल्फा से रोटेट कर रही है और यहां से डिस्टेंस l/2 पे यहां सेंटर ऑफ मास होगा, ये l/2 ये l/2, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या ACM जो होगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू ये डिस्टेंस, ऐसे तो निकालते हो। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस बॉडी के किसी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो A इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर होता है। अल्फा आर कितना है, l/2। ये समझ पा रहे हो। तो A सेंटर ऑफ मास हमारा अल्फा इंटू l/2 होगा। तो यहां पे नेक्स्ट चीज हमको क्या समझ में आई कि अगर मैं A सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो A सेंटर ऑफ मास आ जाएगा अल्फा इंटू l/2। अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है, 3mg/2l इंटू l/2। l से l कैंसिल हो गया, A सेंटर ऑफ मास आ गया 3mg/4। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका 3mg/4 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हमें फोर्सेस के टर्म में बात करनी है कि नेट, आप दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक आप टॉर्क के टर्म में बात करोगे, एक आप फोर्स के टर्म में बात करोगे। आपने टॉर्क के टर्म में बात की तो आपको दो चीजें मिल गई। अब आप करोगे फोर्स के टर्म में बात, तो नेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। आप जो नेक्स्ट कंडीशन लगाओगे वो लगाओगे कि नेट एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास हमारा एक्सेलरेट कर रहा है 3mg/4 से, तो यहां पे अगर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो तो कितना है, और ये हम किस में बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास हमारा मोशन कर रहा है वाई डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास हमारा मोशन कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो आप वाई डायरेक्शन के नेट फोर्स देखोगे। और वाई डायरेक्शन में अगर आप नेट फोर्स देखो तो नेट फोर्स कितना है, सेंटर मास हमारा मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस ry। ry माइनस mg नहीं होगी, mg माइनस ry होगी, ठीक है, इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास कितना है, अभी आपने लिखा है 3mg/4। मतलब यहां से mg माइनस 3mg/4, तो ry की वैल्यू आ गई mg/4। ये चीज समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई की, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, वहां से हमें अल्फा मिल गया। अल्फा की हेल्प से हमने ए सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, और ए सेंटर ऑफ मास की हेल्प से जब हमने कंडीशन लगाई सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, तो हमें ry मिल गया। एक कंडीशन और लगा सकते हो यहीं पे आप, ये हमने किस डायरेक्शन में लगाई, ये हमने कंडीशन लगाई है y डायरेक्शन में। अब अगर मैं यही कंडीशन लगाऊं x डायरेक्शन में कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, तो x डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास मूव कर ही नहीं रहा है, x डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, मतलब नेट फोर्स कैसे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है rx, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या करते हैं क्वेश्चंस में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप
इस अपने क्वेश्चन को समझो, एनालाइज करो कि मोशन हो कैसा रहा है। यहां पे पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, या कंबाइन मोशन हो रहा है। तो हमने देखा कि ये बॉडी जो है रॉड हमारा प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने समझ लिया हमारा प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है और हमारे इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। प्योर रोटेशनल मोशन में यही होता है। फिर हमने बोला कि नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा एंड नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू एम इनटू ए सेंटर ऑफ मास। एफबीडी बना के सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, ठीक है। मैं एक और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। यहां तो सिंगल बॉडी थी, अब मान लो आपके क्वेश्चन में सिंगल बॉडी ना देके आपको मल्टीपल बॉडीज दे दी हो, जैसे कि ये आपके पास एक डिस्क है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है, और यहां से ये एक ब्लॉक लटका हुआ है मास m का, और ये जो है हमारा, ये है एक डिस्क मास m रेडियस r, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी एक डिस्क है। तो आपको ये चीज देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। t इक्वल टू 0 पे बॉडी सिस्टम हमारा रेस्ट पे। मान लो मैंने यहां पे हाथ रखा होता t इक्वल टू 0 पे, अब मैंने अपना हाथ ऐसे हटा दिया, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल सही है। और ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वजह से ये जो पुली है, ठीक है, ये पुली आपकी ऐसे रोटेट करेगी। ये चीज समझ पा रहे हो? कुछ ये ब्लॉक नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन ए नॉट से, और ये जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट करेगी कुछ अल्फा से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या क्या पूछेंगे मैं वो लिख देता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या होगा यहां पे। तो आपसे यहां पूछ सकते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी। आपका ब्लॉक और ये डिस्क है, इनका आपको एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो टेंशन फोर्स है वो कितना है, और आपसे पूछ सकते हैं ये जो रिएक्शन फोर्स आएंगे Rx एंड Ry वो कितने हैं, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं, बस इतना काफी है, ठीक है। अब यहां पे कैसे करोगे, देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी स्टेप्स है। तो मैं वो सारी स्टेप्स यहां पे लिख देता हूं कि सॉल्व करने का आइडियली तरीका क्या होता है, ठीक है। जैसे कि स्टेप नंबर 1, जब भी कोई क्वेश्चन आए आप सबसे पहले क्या करो, एनालाइज करो। एनालाइज द मोशन ऑफ ईच बॉडी। आप हर एक बॉडी का मोशन एनालाइज करो, मतलब आप ये पता करो कि जो वो बॉडी है, ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है। ये बॉडी आपका ट्रांसलेशन कर रही है, या ये बॉडी आपका रोटेशन कर रही है, या ये बॉडी आपका कंबाइन मोशन कर रही है। मतलब आपकी बॉडी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों कर रही है, ठीक है। या तो बॉडी आपका प्योर ट्रांसलेट कर रही होगी, प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन, या आपकी बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होगी, या आपकी बॉडी कंबाइन मोशन कर रही होगी, ट्रांसलेट भी और रोटेशन भी, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को एनालाइज करते हैं। तो हमने बोला कि ये जो ब्लॉक जो है वो नीचे आएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ब्लॉक कैसा मोशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, बिल्कुल सही है। इसलिए आपने उसके मोशन के पैरामीटर क्या माना है, ए नॉट माना है, ठीक है। अल्फा मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि बॉडी रोटेट तो कर नहीं रही। फिर आपने इस डिस्क, इस पुली पे गए। अब पुली पे आपने देखा कि पुली क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन, ये फिक्स है हिंज के थ्रू, तो सिर्फ रोटेट कर सकती है। तो पुली हमारी क्या करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन, इसीलिए आपने इसके मोशन के पैरामीटर को अल्फा माना है। ये समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमको एनालाइज हो गया। तो हमने क्या समझा, हमको ऐसा समझ में आ गया कि हमारा जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक हमारा कर रहा है प्योर ट्रांसलेशन, और ये जो पुली है वो हमारी कर रही है प्योर रोटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगी, स्टेप नंबर 2, वो ये होगी फाइंड कांस्टेंट रिलेशन इफ एनी। ये जो आपका मोशन हो रहा है, यहां पे मल्टीपल बॉडीज है, तो मल्टीपल बॉडीज है तो इनके मोशन के जो पैरामीटर्स हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट,
इनके बीच में आपको कांस्टेंट रिलेशन निकालना होता है। अगर कोई कांस्टेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे मल्टीपल बॉडीज है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रिलेशन आना चाहिए, राइट। तो अगर आपको कोई कांस्टेंट रिलेशन दिख रहा है तो आप पहले वो फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट स्टेप में आपने मोशन समझा, सेकंड स्टेप में आप कांस्टेंट रिलेशन निकालोगे। तो कांस्टेंट रिलेशन मुझे यहां पे शायद तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे हो क्या रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों बॉडीज कनेक्टेड है किसके थ्रू? थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर मैं बात करूं इस डिस्क का ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो कि थ्रेड से कनेक्टेड है, तो यहां पे याद रखना, यहां पे स्लिपिंग नहीं होती। यहां पे इन थ्रेड इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रही होगी। जितना यहां पे ये डिस्क रोटेट होगी उसी हिसाब से यहां पे लेंथ लूज हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, ये डिस्क ऐसे घूमेगी, उसकी वजह से यहां पे लेंथ निकल के नीचे आ रही होगी और उसी की वजह से ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये जो पॉइंट है वो A0 से नीचे आ रहा है। और अगर मैं बात करूं थ्रेड के इस पॉइंट की, तो क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके हिसाब से A इक्वल्स टू अल्फा लगा दूं मैं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा? इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा अल्फा इंटू रेडियस कितनी है R। उतने से ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा होगा। और हमें ये पता है कि ये थ्रेड की, अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बात करूं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट? ये जो बाहर वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि थ्रेड सिलेक्ट कर गई है या थ्रेड टूट गई है, थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है यहां से यहां तक की। इसका मतलब अगर नीचे वाला पॉइंट A0 से जा रहा है तो ये ऊपर वाला पॉइंट भी A0 से आना चाहिए। मतलब अल्फा इंटू आर शुड बी इक्वल टू A0। ये चीज समझ पाए? तो A0 शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये आपने कांस्टेंट रिलेशन भी निकाल लिया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप क्या करोगे? अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ये दो स्टेप हैं बेसिकली जो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आपने एक बार समझ लिया वो चीज। नेक्स्ट स्टेप, अब बहुत बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट क्या करोगे? आप क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप बॉडी का एफबीडी बनाओ, ठीक है। तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच बॉडी, हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओगे। तो मैं हर एक बॉडी का एफबीडी बना देता हूं यहां पे, ठीक है। स्टेप नंबर 3, मैं अगर यहां पे पुली के एफबीडी की बात करूं, ये हमारे पास पुली है, ठीक है। तो पुली के एफबीडी में क्या दिखेगा? आपको दो रिएक्शन फोर्सेस दिखेंगे, ये RX और ये RY। एक आपको ये टेंशन फोर्स दिखेगा यहां पे T, और एक खुद का mg दिखेगा। और कोई फोर्स होंगे क्या यहां पे? नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने पुली की बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं ब्लॉक के एफबीडी की, तो ब्लॉक के एफबीडी में आप ये देखो, ये मास m है, यहां पे नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स। अब यहां पे आपको ये पता है कि ये बॉडी कैसा कर रहा है, ये इसका मोशन है प्योर रोटेशन मोशन। तो प्योर रोटेशन मोशन है तो आप मोशन के पैरामीटर्स भी यहीं पे लिख दो एफबीडी में। मतलब ये ऐसे अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। और इसका मोशन कैसा है? प्योर ट्रांसलेशन। तो प्योर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरी मोशन है, तो आप इसके पैरामीटर भी यहां पे लिख दो A0। एफबीडी बना दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप बहुत अच्छा, यहां पे प्योर रोटेशन कर रहा है तो एक्सिस क्या है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो एक्सिस है ये इसके अबाउट, देख के समझ में आ रहा होगा, इसी हिंज के अबाउट ही तो रोटेट करेगा। तो ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड स्टेप हो गई। अब बताओ क्या करना चाहिए नेक्स्ट मेरे को? आपने एफबीडी बना लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप मोशन को स्टडी करोगे। तो अब आप जो मोशन की कंडीशन है वो अप्लाई करोगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो ये होगी, अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। तो कितनी? 3 स्टेप हो गई। जो स्टेप नंबर 4 है वो होनी चाहिए हमारी अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप यहां पे एक एक बॉडी के मोशन की बात करोगे। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं किसके? ब्लॉक के मोशन की बात करूं, तो ब्लॉक के मोशन के लिए आप कंडीशन क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब mg माइनस टी शुड बी इक्वल टू m इंटू A0। ये कंडीशन आपने ब्लॉक के लिए लिख दी है। और कोई इक्वेशन बनी चाहिए यहां पे? नहीं। नेट F इज इक्वल टू m इंटू A। यहां पे क्या करोगे? यहां पे आपकी कंडीशंस बनेंगी। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले आप
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करोगे, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखो सेंटर मास जो कि सेंटर पे है, क्या सेंटर मास मूव कर रहा है? नहीं, तो एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू 0 करोगे, राइट। तो क्या करना है, चलो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे कंडीशन एफ एक्सटर्नल वाली। तो हमें पता है कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल ये जो होता है वो होता है m इंटू ए सेंटर मास, और इस क्वेश्चन में ए सेंटर मास रेस्ट पे है, तो एफ एक्सटर्नल आप 0 करोगे। लिख देते हैं कंडीशन एफ एक्सटर्नल 0 करोगे, तो यहां पे आप दो कंडीशन बनाओगे, एक सिग्मा एफ एक्स, एक सिग्मा एफ वाई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे सिग्मा एफ एक्स की बात करूं तो वो 0 है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही फोर्स है एक्स का आर एक्स, तो आर एक्स की वैल्यू 0 आ गई। और दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करोगे सिग्मा एफ वाई, इसको भी 0 करोगे। तो सिग्मा एफ वाई, तो कौन कौन से फोर्स है, यहां पे आर वाई लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी और टी। ये कंडीशन अप्लाई कर दी, साथ में आप कंडीशन अप्लाई करोगे कौन सी, टॉर्क वाली कंडीशन भी अप्लाई करोगे कि नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो ये मैंने ब्लॉक के लिए कंडीशन लिखी हुई है, ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है, और नीचे मैं लिख रहा हूं पुली के लिए इक्वेशंस। नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और ये हम टॉर्क निकाल रहे हैं किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है। तो यहां पे इसके अबाउट नेट टॉर्क निकालो, इसके अबाउट नेट टॉर्क, आर वाई का टॉर्क 0 है, आर एक्स तो वैसे ही 0 है, ठीक है, एम जी का टॉर्क भी 0 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क आएगा टी की वजह से। और टी की वजह से टॉर्क कैसा आएगा, तो देख के समझ में आ रहा होगा, ये आ जाएगा क्लॉकवाइज, और कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा टी, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो नेट टॉर्क आ जाएगा टी इंटू आर, टी इंटू आर। दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना है, तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आर से आर कटा, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ एम अल्फा इंटू आर। और क्या आपको पता है अल्फा इंटू आर को एम इंटू ए नॉट बोलते हैं, अल्फा इंटू आर इज ए नॉट। तो आप इसी कंडीशन को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और इक्वेशन नंबर 3.1 क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एम इंटू ए नॉट। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, तो मैं इस गॉस फंक्शन को खत्म करके एक ही जगह इक्वेशन लिख लूं सारी। तो जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, वो है एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नॉट, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या पहली बार सॉल्व करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना स्लो स्लो कर रहा हूं, बाकी आप बहुत फास्ट फास्ट सॉल्व करोगे और बहुत सिंपल कहानी है ना। सेकेंड इक्वेशन आपको देख के समझ में आ गई होगी, यहीं पे आर वाई इज इक्वल टू एम जी प्लस टी, या कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इसको लिख दो एम जी प्लस टी इज इक्वल माइनस आर वाई, इसकी वैल्यू 0। और इक्वेशन नंबर 3.1 क्या है, ये है टी की वैल्यू हाफ ऑफ एम इंटू ए नॉट। अब क्या करो, आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तीनों को सॉल्व मत करो, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों का सम करोगे, तो दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, एम जी, इसकी वैल्यू एम ए नॉट प्लस हाफ एम ए नॉट, 3/2 एम ए नॉट, एम से एम कैंसिल, ए नॉट की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई 2g/3, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से आप इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करोगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो भी कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3.1 के हिसाब से टी की जो वैल्यू है वो है हाफ ऑफ एम इंटू ए नॉट, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ एम, ए की वैल्यू कितनी है 2g/3। तो यहां से टेंशन जो है वो आ गया आपका mg/3, टेंशन की वैल्यू मिल गई आपको, ए नॉट मिल गया, ठीक है, टेंशन मिल गया, और ए नॉट मिल गया तो आपको अल्फा भी मिल जाएगा। कैसे, आपको पता है अल्फा क्या है, अल्फा है ए नॉट बाय आर, तो ए नॉट बाय आर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2g/3r इज अल्फा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ए नॉट मिल गया, अल्फा मिल गया, टेंशन मिल गया, और क्या निकालना है, और आपको निकालना है आर एक्स आर वाई। आर एक्स तो 0 आ ही चुका है, सिर्फ निकालना है आर वाई। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 यूज करोगे तो उसके हिसाब से आर वाई की वैल्यू है एम जी प्लस टी, और टी की वैल्यू है एम जी/3, तो ये कितना आ जाएगा 4mg/3।
तो इस तरीके से चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, चाहे 2 बॉडी हो, चाहे 3 बॉडी हो, चाहे सिंगल बॉडी हो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बेसिक्स वही है जो मैंने स्टेप सिखाई है। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है वो तो समझ में आए। ये नहीं कि आंख बंद करके क्वेश्चन लगाने लग गए, वो गलत चीज है। पहले समझो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। सॉरी। तो आपने वो समझ लिया क्या हो रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद देखो कि यहां पे मल्टीपल बॉडीज हैं, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रिलेशन भी होना चाहिए मोशन के बीच में, वो भी निकाल लिया आपने। देन क्या करना है, एफबीडी बनाओ, और एफबीडी बना के इंडिविजुअल बॉडी का जैसा मोशन हो रहा है वो कंडीशन लगा दो। इसका मोशन था प्योर ट्रांसलेशन, तो सिग्मा एफ इक्वल टू एम इनटू ए लगा दिया। इसका मोशन था कैसा, प्योर रोटेशनल मोशन, तो प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इनटू ए सेंटर ऑफ मास, दोनों कंडीशन लगती है साथ में, ठीक है। तो वो दोनों लगा दी, इक्वेशंस बनी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। समझ में आया? तो काफी सिंपल सी कहानी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। चलो सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। जरा मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि यहाँ पे ये डिस्क है, मास एम रेडियस आर, ये एक 2 ब्लॉक गिवन है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है, और मान लेते हैं कुछ एक्सलेशन है ए नॉट, उसकी वजह से ये डिस्क तुम्हारी ऐसे घूमेगी कुछ अल्फा से, और सिंस ये डिस्क घूम रही है, डिस्क के पास खुद यहाँ पे जो भी लेंथ है वो कैसे है, सिर्फ यहां से इसके डिस्क के ऊपर से निकल के ऐसे नीचे आ रही है। डिस्क के पास कुछ लेंथ नहीं है, उसके अंदर रैप कुछ लेंथ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये डिस्क घूमेगी तो ब्लॉक आगे आएगा और ये ब्लॉक आगे आएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये है कि मुझे मोशन समझ में आ गया कि ये कर रहा है प्योर ट्रांसलेशन, ये कर रहा है प्योर रोटेशन, और ये कर रहा है प्योर ट्रांसलेशन। सेकंड कांस्टेंट रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब कांस्टेंट रिलेशन में ये चीज समझो कि यहां पे 2 तरीके हैं कांस्टेंट रिलेशन निकालने के। एक तरीका तो ये है कि जितनी लेंथ यहां पे बढ़ रही है उतनी ही लेंथ यहां पे कम हो रही है, तो अगर इसका एक्सेलेरेशन ए नॉट है तो इसका एक्सेलेरेशन भी ए नॉट ही होना चाहिए। या एक और तरीका है समझने का कि अगर ये डिस्क अल्फा से घूम रही है तो ये वाला पॉइंट कितने से नीचे आ रहा है, अल्फा इंटू आर से आ रहा है, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट कितने से बढ़ रहा है, जैसे ये पॉइंट यहां पे है तो इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट कितने से आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट अल्फा इंटू आर से आगे जा रहा है। तो शायद देख के समझ में आ रहा होगा, अल्फा इंटू आर से ये भी आगे जाएगा, अल्फा इंटू आर से ये नीचे जाएगा, तो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है अल्फा इंटू आर, इसका भी जो एक्सेलेरेशन है वो है अल्फा इंटू आर। तो ऑब्वियसली बात है दोनों के एक्सेलेरेशन सेम ही आने चाहिए, ए नॉट और ए नॉट, ठीक है। तो मोशन समझ लिया, कांस्टेंट रिलेशन निकाल लिया। थर्ड चीज है कि यहां फोर्सेस समझना। तो अगर इस थ्रेड में टेंशन है T1 तो क्या इस थ्रेड में भी टेंशन T1 होगी? नहीं, टेंशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि बीच में मास आ गया है। एक थ्रेड में टेंशन तब तक सेम रहती है जब तक बीच में कोई मास ना आए। यहां बीच में मास आ गया, डिस्क आ गई है, तो यहां पे जो टेंशन है वो क्या होगी, T2 होगी। समझ में आया? तो इसका एक्सेलेरेशन भी ए नॉट है, इसका एक्सेलेरेशन भी ए नॉट है। आपको ए नॉट की वैल्यू बतानी है, आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट पार्ट हो गया। T1 T2 बताना है, RX RY है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस है हिंज की वजह से पुली पे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तुम्हें एक डिस्क दी गई है, ठीक है, और डिस्क बोलो या पुली, जो भी बोलना चाहो। एक पुली कैसी है कि यहाँ पे एक रेडियस R पे छोटी डिस्क है और रेडियस 2R पे बड़ी वाली डिस्क है। और याद रखना ये जो बॉडी है वो हमारी रिजिड बॉडी है। ऐसा नहीं होगा कि ये छोटी वाली डिस्क जो है वो घूम रही होगी क्लॉकवाइज और ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, ये रिजिड बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगी। मतलब या तो पूरी बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी या पूरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली आपको गिवन होता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जनरली गिवन होगा। इसमें क्या है, ये डिस्क है, मास एम रेडियस आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लोगे। इसका निकाल नहीं पाते हैं इसलिए ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब यहां पे पैरामीटर्स वही कि यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2, क्यों? क्योंकि बीच में मास आ गया है, ठीक है। अब ये जो अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी डिस्क एक तरफ घूमेगी, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। और अगर तुम देखोगे डिस्क क्यों घूम रही है तो शायद तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे ये टेंशन T1 और यहां पे टेंशन T2, ये T1 का टॉर्क आएगा और एक टॉर्क आएगा T2 का, और जिस तरफ का टॉर्क ज्यादा होगा
उस तरफ ये डिस्क रोटेट करेगी, ये पुली रोटेट करेगी। तो किस तरफ टॉर्क ज्यादा है वो हमें नहीं पता, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरफ मान लो। जैसे बेटर है मैं मान लूं कि ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है इस तरफ, तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है मतलब पुली ऐसे घूम रही होगी, ये चीज समझ पा रहे हो। और ये पुली ऐसे घूम रही होगी तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, सोच के देखो, ये ऐसे घूमेगी, यहां पे लेंथ लूज होकर नीचे आएगी, यहां पे लेंथ कम हो रही होगी, समझ पा रहे हो इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो यहां पे हमने समझ लिया कि मोशन कैसा हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, ये सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा एक चीज और समझो, यहां पे टेंशन निकाल ली T1 T2। अब इसका एक्सलेशन क्या होगा, इसका एक्सलेशन क्या होगा। तो अगर मैं इसके एक्सलेशन को A1 बोलूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है वो अल्फा इंटू आर से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो है वो अल्फा इंटू आर से ऊपर जा रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो अल्फा इंटू डिस्टेंस कितना है 2r, उतने से नीचे आ रहा होगा। मतलब ये जो है इसका एक्सटेंशन अगर मैं A2 बोलूं तो A2 हो जाएगा अल्फा इंटू 2r, अल्फा इंटू 2r। तो ये अल्फा इंटू आर से ऊपर जाएगा, या अल्फा इंटू 2r से नीचे जाएगा, और ये पुली जो है वो हमारी अल्फा से रोटेट कर रही होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल से ये दो चीजें मैंने बता दी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गए तुम्हारे लिए। अब सिंपल सी कहानी है, एफबीडी बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो दो क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 5 से 6 मिनट, फटाफट करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, आपको एक्सटेंशन निकालना है, T1 T2 निकालना है, रिएक्शन फोर्सेस निकालना है। मोशन समझ में आ ही गया है। सबसे पहले क्या कर दूं मैं, एफबीडी बना के क्वेश्चन लिख दूं। तो मैं एफबीडी यहीं पे बना रहा हूं, मैं अलग से एफबीडी नहीं बना रहा, ठीक है। टाइम बचाते हैं, तो टाइम बचाते हैं, तो यहाँ पे लगेगा mg, यहाँ पे लगेगा टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन लगेगा T2। बाकी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वो मोशन एनालाइज करना नहीं है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे RX RY लगेंगे, तो उसका एफबीडी मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखोगे ब्लॉक ए के लिए, तो क्या बनेगा, ब्लॉक नीचे जा रहा है मतलब mg माइनस टी, इसकी वैल्यू m इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू आर। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे चाहे आप A0 लिखो चाहे अल्फा इंटू आर लिखो, वो आपकी इच्छा है क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। देन सेकंड, अगर आप इसके लिए लिखोगे, ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या लिखोगे कि जो ये T1 है ये T2 है, तो T2 इज इक्वल टू m इंटू इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए बी अल्फा इंटू आर है। थर्ड, आप इसका एफबीडी बनाओगे और इसके लिए टॉर्क की क्वेश्चन लिखोगे। तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, ये है मेरी डिस्क, यहां पे ये है RX, ये है RY, और ये लग रहा है टेंशन T1, ये लग रहा है टेंशन T2, और ये नीचे की तरफ लग रहा है mg। सेंटर के अबाउट टॉर्क लोगे तो आपने किस तरफ घूमते हुए माना है इसको, आपने माना है कि ये डिस्क जो है वो ऐसे घूम रही है, मतलब किसका टॉर्क ज्यादा है, ये T1 का टॉर्क ज्यादा होगा, क्योंकि T1 का टॉर्क है क्लॉकवाइज, T2 का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, तो डिस्क क्लॉकवाइज घूम रही है मतलब T1 का टॉर्क ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो इसका टॉर्क कितना है, इसका टॉर्क है T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, आर 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 कैंसिल, तो यहां से क्वेश्चन बन गई T1 माइनस T2, इसकी वैल्यू हाफ ऑफ m अल्फा इंटू आर। तो 3 इक्वेशन बन गई। अब आप चाहो तो अल्फा इंटू आर को A0 लिखो और A0 के टर्म में सॉल्व कर लो, चाहो तो आप नॉर्मल सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस का अगर मैं सम कर दूं तो ये T1 है, ये माइनस T1 है, ये प्लस T1 है, कट जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कट जाएगा, इस तरफ बचेगा सिर्फ mg, और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है ये m इंटू A0, ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है m इंटू A0, और ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ m इंटू A0। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 प्लस 1/2, 5/2 m अल्फा इंटू आर, यही बनेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहां से m से m कैंसिल करो, अल्फा इंटू आर जो कि A0 होता है, तो यहां से A0 की वैल्यू जो कि अल्फा इंटू आर है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2g/5, और अगर अल्फा निकालना है यहीं से तो अल्फा आ जाएगा A0/r, तो 2g/5r,
ये चीज समझ पा रहे हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए नॉट निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, हर एक बॉडी का मैं एक्सप्रेशन पर चल गया है। अब आपको निकालना है T1 और T2, तो कोई भी इक्वेशन यूज कर लो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करूं तो ऐसे मेरे को T2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लेते हैं और T2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू ए नॉट लिखा हुआ है, T2 की वैल्यू लिखी हुई है m इंटू ए नॉट, तो ये कितना आ जाएगा m, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 2g/5, तो 2g/5 बोले तो T2 जो है वो आ गया है हमारा 2mg/5। सिमिलरली T1 निकालना है तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से T1 जो है वो है mg माइनस एम ए नॉट, तो mg माइनस एम ए नॉट कितना हो जाएगा 2mg/5, तो ये आ जाएगा 3mg/5। तो आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, और कुछ भी निकालना था क्या? अच्छा, Rx और Ry भी निकालने थे। तो Rx और Ry निकालने के लिए आपको इस पे नेट फोर्सेस का सम जीरो करना पड़ेगा पुली पे, तो ये सब हटा दूं मैं। तो अगर आप पुली के लिए बात करोगे, ठीक है, तो पुली पे नेट फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, तो सिग्मा Fx जो है वो भी जीरो होना चाहिए, और सिग्मा Fx जीरो करोगे तो Rx की वैल्यू T2 के बराबर, और T2 कितना है, T2 है हमारा 2mg/5, और सिग्मा Fy जीरो करोगे तो सिग्मा Fy जीरो करोगे मतलब Ry की वैल्यू mg प्लस T1, तो T1 कितना है 3mg/5 प्लस mg, ये हो जाएगा 8mg/5। कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब तो मैंने बना ही लिया, ठीक है, कि मोशन को समझ लिया, कांस्टेंट रिलेशन लिख ही दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, एफबीडी बना के इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो इक्वेशंस आप लिख सकते हो डायरेक्टली, आपको शायद एफबीडी यहीं पे समझ में आ रहा होगा कि ये लगेगा T1 ऊपर, ये लगेगा mg नीचे, यहां लगेगा mg नीचे, ये लगेगा T2 ऊपर। सबसे पहले आप इक्वेशन किसके लिए लिखोगे? आप सबसे पहले इक्वेशन लिख दो ब्लॉक ए के लिए। ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी T1 माइनस mg, इधर लिख देते हैं T1 माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू अल्फा इंटू आर, ठीक है। देन लिखते हैं ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन। ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन लिखोगे तो ये ब्लॉक बी नीचे आ रहा है तो ये आ जाएगा mg माइनस T2, इसकी वैल्यू m अल्फा इंटू 2r, तो 2 अल्फा आर, ठीक है। दोनों के एफ इज इक्वल्स टू एम ए इक्वेशन लगा दी। अब मुझे इक्वेशन लगानी है किसके लिए, डिस्क के लिए, पुली के लिए, तो इसके लिए नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लगा दो। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं तो नेट टॉर्क किस तरफ आएगा, तो हमने माना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इसका टॉर्क बड़ा है T2 का, तो T2 इंटू 2r, T2 इंटू 2r माइनस T1 इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना है 2/3 mr² इंटू अल्फा, ठीक है। यहां से r कैंसिल हो गया है, ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ T2 माइनस T1, इसकी वैल्यू 2/3 m अल्फा इंटू r। तो ये हो गई हमारी 3 इक्वेशंस। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि ये T1 है और ये T1 है, ये कट जाएगा, ठीक है। मैं तीनों का सम करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके तीनों का सम कर दो, तो इस तरफ कितना बन जाएगा, T1 से T1 कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा माइनस mg और इस तरफ कितना बचेगा 2mg, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2mg माइनस mg, ये बचेगा LHS में, ये दूसरे सब कैंसिल हो गया। RHS में क्या बचा, तो ये बन जाएगा ma0, ठीक है, इसको a0 मान लो, तुम्हारी इच्छा है, अल्फा इंटू आर लिख दो, वो भी तुम्हारी इच्छा थी। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2/3 m अल्फा इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा mg, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सही लिखा है, ये 4 प्लस 1 5 प्लस 2/3, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 15 17/3 m अल्फा इंटू आर। m से m कैंसिल, अल्फा इंटू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 3g/17। मतलब आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू है 3g/17 r। ये हमने अल्फा निकाल लिया, अल्फा मिल गया तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1 मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहां से अगर मैं A1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो A1 कितना आ जाएगा, कहां लिखूं, इधर लिख दूं। यहां से जो A1 है वो कितना है, अल्फा इंटू आर बोले तो 3g/17, और अगर मैं A2 लिखूं तो वो कितना है, अल्फा इंटू 2r बोले तो 6g/17। ये हमारे हर एक बॉडी के एक्सेशन आ गए, A1, A2 और अल्फा। और क्या निकालना था, टेंशन की वैल्यूज निकालनी थी। तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से T1 जो है वो है हमारा mg प्लस m अल्फा इंटू आर, यही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा mg और अल्फा इंटू आर की वैल्यू है 3g/17, तो ये कितना आ जाएगा 20 mg/17। ये हमारा T1 आ गया। सिमिलरली आप T2 निकाल सकते हो। T2 कितना है, T2 है हमारा mg माइनस T2 जो है वो है हमारा mg माइनस m 2 अल्फा, और 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है 6g/17। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg माइनस 6mg/17, ये आ गया 11 mg/17। तो इस तरीके से आप T1, T2, A1, A2, अल्फा इन सब के लिए निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो हिंज है उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा RX RY, वो भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप सारी कहानी समझ में आ रही होगी। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में, तो मेनली तो हम लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। तो मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सामने ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पुली दी हुई है, ये मास m1 है, ये m2 है, ठीक है। और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये A0 से नीचे आएगा तो A0 से ऊपर जाएगा। सवाल में पूछा क्या गया, 2 केस दिए गए। अगर ये आइडियल पुली होती तो क्या आंसर आता, आपको पता है, एनालैब में कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल पुली की, जहाँ पे इसका कुछ मास होता है और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको दोनों आंसर निकालने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जैसे फर्स्ट वाले पार्ट का आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो, वैसे ही सेकंड वाले पार्ट का भी आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो क्या करो, पूरा सॉल्व करो और देखो क्या पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या है कि 4 में ये एक तुम्हें रॉड दी हुई है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसको थ्रेड को यहां से कट कर दिया, ठीक है। और थ्रेड को कट करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी क्या करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन करेगी जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड। तो जस्ट आफ्टर होगा प्योर रोटेशनल मोशन। तो आपसे पूछा गया इस पूरे सिस्टम का क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, और बोला गया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। एक्चुअली ये ब्लॉक जो है इस रॉड से फिक्स है, मास m लेंथ है रॉड का, इस ब्लॉक का भी मास m है और ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जैसे थ्रेड को कट करेंगे वो गिर जाएगा, ठीक है, गिरेगा नहीं, चिपका हुआ है साथ में। देन जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे हमें एक हाफ डिस्क दी हुई है जिसको हमने थ्रेड से बांधा हुआ है। क्या करता हूँ मैं, ये थ्रेड को कट कर देता हूँ। थ्रेड को कट करूंगा तो ये जो हिंज है, हिंज यहाँ पे सेंटर पे लगाई हुई है, तो हिंज के अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगी। तो बोला गया है कि जो बॉडी रोटेट करेगी तो इसका अल्फा कितना होगा और ए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपसे यहाँ पे हम RX और RY भी पूछ सकते थे, है ना, बट वो नहीं पूछा है। ये सिंपल चीजें पूछी गई है। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 10 मिनट, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। देखो, आइडियल पुली वाले केस में क्या होता है, आपको साथ आंसर याद है। आइडियल पुली वाले केस में ये होता है, यहां लगता है m1g, यहां टेंशन लगती है T1, ठीक है, और यहां टेंशन है T2, यहां पे लगता है m2g। और सिंस ये आइडियल पुली है तो T1 और T2 कैसे हैं, दोनों सेम है। तो जो यहां पे एक्सेलरेशन आता है A0 की जो वैल्यू आती है फर्स्ट वाले केस में, वो आती है डायरेक्ट, इसका मास अगर ज्यादा है तो ये आ जाएगी m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद है, ये आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तरीका क्या था, हमने क्वेश्चन बनाई थी, ये T1 कट जाते हैं, क्वेश्चन बनती है। अब बोला गया अगर नॉन आइडियल पुली है तो कैसे करोगे, तो हमने बोला नॉन आइडियल पुली है तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम मोशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये m1g, ये T1, ये m2g, ये T2, क्योंकि टेंशन अलग अलग होगी क्योंकि यहाँ पे मास आ गया है बीच में, और इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I0 है। अगर ये
तुम्हारा ब्लॉक नीचे जा रहा है तो पक्का पुली ऐसे कुछ घूम रही होगी अल्फा से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअली। तो आप क्या करोगे, यहां पे इक्वेशन बनाओगे, आप इक्वेशन बनाओगे इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m, और a0 की वैल्यू क्या है, इसको a0 ही लिख देते, चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। इसके लिए क्वेश्चन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 माइनस m2g, इसकी वैल्यू ये m1 था, ये m2 a0। और यहां पे इसके लिए क्वेश्चन लिखोगे तो किसका टॉर्क ज्यादा होगा, T1 का टॉर्क ज्यादा होगा। यहां पे ये T1 लग रहा होगा, ये लग रहा होगा T2, तो T1 का टॉर्क ज्यादा होगा बोले तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू I0 इंटू अल्फा। यहां से r को मैं इस तरफ भेज दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2, ये बन जाएगा I0 बाय आर इंटू अल्फा। क्यों ना मैं यहां पे r का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, अल्फा इंटू आर क्या होता है, a0 होता है, तो ये भी a0 लिखा हुआ है। तीनों का सम करो, तीनों का सम करोगे तो क्या होगा, ये T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचा तुम्हारा m1g माइनस m2g, यही बचा m1g माइनस m2g, और इस तरफ क्या आया, इस तरफ आ गया m1, सेकेंड पार्ट की बात कर, m1 प्लस m2 प्लस I0 बाय आर स्क्वायर इंटू a0। ध्यान से देखो वही लिखा हुआ है, मतलब यहां पे अगर आप a0 लिखोगे तो जो a0 आ जाएगा वो आ जाएगा m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस I0 बाय आर स्क्वायर। बोले तो लॉजिक क्या है, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये भी वही लिखा हुआ है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। इस टोटल मास में ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये टर्म को आप बोल सकते हो रोटेशनल मास, इफेक्टिव रोटेशनल मास। क्यों, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, पुली जो है वो रोटेट कर रही है, तो एक रोटेशन का इफेक्ट आना चाहिए। तो टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, और टोटल मास में जो I0 बाय आर स्क्वायर टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मास, बोल सकते हो चाहो तो याद रखना कि अगर आपको ऐसे सिंगल पुली सिस्टम गिवन है, 2 ब्लॉक गिवन है, तो जैसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे एनएलएम में, सेम तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो यहां पे। बार बार ये इतनी क्वेश्चन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? तो वो क्या आता है, यहां पे बस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है, I0 बाय आर स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है। चलो ये काफी अच्छी बात है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आगे भी बनेगा। जैसे इंक्रीमेंट के क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिख देते थे, याद है, तो वैसे ही यहां भी हम चीजें डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये पैटर्न काफी जगहों पे बनेगा, वो मैं एक एक करके बताता रहूंगा। अभी के लिए ये पैटर्न ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सॉल्व करने में कोई बड़ी दिक्कत हमें हुई नहीं है, काफी सिंपल चीज थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपने जैसे ही थ्रेड को काटा, ठीक है, थ्रेड को कट करने के बाद क्या हुआ, इस हिंज के अबाउट ये पूरी बॉडी क्या करने लग जाएगी, प्योर रोटेशनल मोशन करने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसका एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाओगे तो यहां पे एक तो ये आ जाएगा तुम्हारा Rx, एक आ जाएगा Ry, एक ये आ जाएगा mg। इसको मैंने सिंगल सिस्टम माना है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स आया होगा वो इंटरनल फोर्स है, तो इसका mg आ गया, प्लस एक रॉड का mg आएगा, और रॉड का mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर ये डिस्टेंस Ly4 है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, Ly4, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3Ly4। अब आपको क्या करना है, आपको फोर्सेस के टर्म में बात करनी नहीं है, क्योंकि आपको इससे पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना है। तो क्यों ना मैं नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगा दूं, एफबीडी बना ही लिया है, फोर्सेस के टर्म में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको Rx Ry पूछा नहीं है, आपसे सिंपल पूछा गया है अल्फा क्या है, तो आप नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगा दो, एक स्टेप में आंसर आ जाना है, ठीक है। तो मैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा लगाता हूं, ये है इस पॉइंट P के अबाउट, I भी इस पॉइंट P के अबाउट आएगा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा लगाऊंगा तो शायद तो मैं देख के चीज समझ में आ गई कि पहले मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सिस्टम का इस हिंज के अबाउट। तो क्यों ना, चलो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे लिखते हैं, तो नेट टॉर्क लिखते हैं। नेट टॉर्क देखेंगे तो एक इस mg का टॉर्क आएगा, एक इस mg का टॉर्क आएगा। रॉड वाले mg का जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा mg इंटू डिस्टेंस कितना है, Ly4, प्लस जो ब्लॉक वाले mg का टॉर्क आएगा वो आ जाएगा mg इंटू 3Ly4। ये चीज समझ पा रहे हो, यही टॉर्क आएगा इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट,
तो कैसे लिखेंगे, मैं जरा इधर लिख देता हूं अलग से। ये रॉड है, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट L/2 डिस्टेंस पे क्या होता है 1/12 ml², लेकिन मेरे को तो L/4 डिस्टेंस के बाद निकालना है। तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो इस रॉड का ऐड करोगे प्लस इस ब्लॉक का ऐड करोगे, तो रॉड का क्या हो जाएगा, इसके इस पॉइंट के अबाउट वो आ जाएगा ICM, मैं पहले रॉड का लिख रहा हूं 1/12 ml² प्लस md² प्लस m, ये कितना है L/4 का स्क्वायर, तो ml²/16। ये तो मैंने लिख दिया इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट। इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना पड़ेगा। इस ब्लॉक का कितना आ जाएगा m इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 3L/4, तो ये आ जाएगा m इंटू 3L/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9L²/16। समझ में आया? ये है हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर कितना लिखा हुआ है mgL/4, 3mgL/4, ये लिखा हुआ है mg इंटू L, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12 प्लस 1/16 प्लस 9/16, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो यहां पे आपको करना क्या है, इंटू ml² अल्फा। यहां अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और यहां अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो LCM जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, ये 48 हो गया, ये 48 हो गया, ये 48 हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है mgL, ये हो जाएगा कितना 27 प्लस 34/48 ml² अल्फा। तो यहां से आप m से m कैंसिल करो, l से l कैंसिल करो, अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई 48g/34l। इसको लिख सकते हो 24g/17l। ये आपके अल्फा की वैल्यू आई है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें और क्या पूछा गया, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, तो ये चीज ध्यान दो कि ये पूरी रॉड क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो अल्फा इंटू ये डिस्टेंस कितना है 3L/4। तो अल्फा की वैल्यू है 24g/17, तो 24g/17l इंटू 3L/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, तो ये हो गया है हमारा 18g, L से L कैंसिल हो गया, 18g/17। यही आंसर है ना? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना गई हो कहीं बीच में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि इसको कट कर दिया तो इसके अबाउट ये बॉडी क्या करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन करेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे सॉरी, तो इसके एफबीडी में क्या कहानी आने वाली है, इसका एफबीडी ऐसा कुछ बनेगा। ये हिंज है, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता है, तो ये आ जाएगा mg और एक आ जाएंगे रिएक्शन फोर्सेस Rx और Ry। तो इस हिंज के अबाउट नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा लगा सकते हो। और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है 4r/3π, हाफ डिस्क है। तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा लगा दो। तो नेट टॉर्क हमारा कितना है, नेट टॉर्क है mg इंटू डिस्टेंस 4r/3π। और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, तो मास m है, तो अभी भी हाफ mr² ही आएगा, तो ये आ जाएगा हाफ mr² इंटू अल्फा। ठीक है, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, ये आ जाएगा 8g/3πr। ये हमारा अल्फा की वैल्यू है। और अगर आपको लिखना है ए सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास कितना है, अल्फा इंटू ये डिस्टेंस कितना है 4r/3π। तो ये हमारा ए सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं चल रही है अभी तक, सब बढ़िया चल रहा है। चलो एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे अच्छे और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखता हूं मैं क्वेश्चंस। ओके, सामने दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लास्ट दो क्वेश्चंस हैं।
यहाँ पे आपको ये वाली थ्रेड काटी गई है, उसके बाद बोला गया है कि इसका अल्फा कितना होगा रॉड का, रॉड घूमते हुए नीचे आएगी, शायद देख के फील आ रही होगी तुम्हें, ठीक है। अल्फा कितना होगा, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आर एक्स आर वाई कितने होंगे, सोच समझ के करना सॉल्व इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोच समझ के सॉल्व करना है। ये थ्रेड है, ये थ्रेड मैंने कट कर दी, ठीक है। अब बोला गया है कि अल्फा कितना होगा, ए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, और ये जो पॉइंट है ये जस्ट टेबल का कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट पी है। मिड पॉइंट जो है जहाँ सेंटर ऑफ मास है वो उस पॉइंट को मैंने क्यू नाम दिया है, इस पॉइंट को मैंने आर नाम दिया है। हर एक का आपको एक्सेशन निकालना है। ये क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, ये जो रॉड है ये किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करेगी। तो शायद अगर आपको देख के फील आ रही होगी कि जैसे इसको कट करेंगे ना यहां से, ये इस पॉइंट के अबाउट, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसके अबाउट प्योर रोटेशन करती है। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, टेबल की वजह से वो इस पॉइंट पे लगेगा, ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। शायद सोच पा रहे हो, कुछ टाइम बाद ये जो रॉड है वो ऐसी हो जाती है, सोच पा रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे कांटेक्ट है रॉड का, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस क्वेश्चन की हिंट है। 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 5 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले तो ये कट कर दिया, एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी बनाओगे तो क्या देखोगे कि यहां पे एक ये फोर्स है आर एक्स, ये एक फोर्स है आर वाई, और एक लग रहा होगा हमारा एम जी। आप कंडीशन अप्लाई करोगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट, इस हिंज के अबाउट, हिंज को पी बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे नेट टॉर्क किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो टॉर्क आएगा वो इस mg की वजह से आएगा। आर एस आर वाई का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है L/2 का cos थीटा, L/2 का cos थीटा। I कितना है 1/3 ml² इंटू अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, m और l कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू है वो है 3g/12 cos थीटा, ये हमारा अल्फा है। अब अगर आप ए सेंटर ऑफ मास देखोगे तो ए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये आपकी रॉड है, ये आपकी रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रही है अल्फा से। तो यहां पे ए सेंटर ऑफ मास होगा डिस्टेंस L/2 पे, और शायद देख के समझ में आ रहा होगा ये परपेंडिकुलर होता है, तो इस रॉड के परपेंडिकुलर मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, और ए सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू L/2। तो ए सेंटर ऑफ मास अल्फा इंटू L/2 है, वैल्यू छाप दो, अल्फा इंटू L/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3g/4 cos थीटा, 3g cos θ/4, यही आएगा, L/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे अगर मैं देखूं यहां पे इसका एफबीडी, तो ये है आर एक्स और ये है आर वाई। अब आर एक्स और आर वाई निकालने के लिए मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट। तो यहां पे तो सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, तो मुझे इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे एक्स और वाई के लॉन्ग, तो आप कंपोनेंट यहां पे करोगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो 2 कंपोनेंट कर दो, ACM का cos थीटा यहां आ जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 3g cos स्क्वायर थीटा बाय 4, और ये हो जाएगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा 3g cos थीटा sin थीटा डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहां पे सिग्मा एफ एक्स क्या है, एक्स के लॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स है, आर एक्स सॉरी, इज इक्वल टू एम इंटू ये वाला कंपोनेंट क्या है 3g cos थीटा sin थीटा बाय 4, यही आपका आर एक्स का आंसर है। लेकिन आप जैसे सॉल्व करने जाओगे सिग्मा एफ वाई, तो ये लिखोगे m इंटू ए सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट, और y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, तो एक तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक ऊपर की तरफ लग रहा है आर वाई, और हमारा रॉड जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ये लिखोगे इक्वेशन mg माइनस आर वाई, इसकी वैल्यू m, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3g cos स्क्वायर थीटा
बाय 4, मतलब आर वाई की जो वैल्यू है वो है mg माइनस 3mg बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आर वाई का आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन में बस यही कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नो डाउट। उसके अलावा यहां पे ए सेंटर ऑफ मास के कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां पे पहले तो आपको ये फील आना चाहिए कि इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड जो है रोटेट करेगी, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है, पॉइंट पी के अबाउट। तो आप क्या करोगे, इसका एफबीडी बनाओगे, और एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी कैसा बनने वाला है, इधर बना दे साइड में। तो इसके एफबीडी में एक तो सेंटर पे लगेगा mg, और एक यहां पे ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, और यहां से जो कांटेक्ट है वो लूज कर चुका होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो सिर्फ इसी पॉइंट पे कांटेक्ट होगा और इसी के अबाउट रॉड जो है हमारी रोटेट करने वाली है। तो कंडीशन क्या लगाओगे, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू आई अबाउट पॉइंट P इनटू अल्फा, ठीक है। तो ये जो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाली कंडीशन है, ये कंडीशन हम लगाते हैं किसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से जो नेट टॉर्क है वो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये भी l/4 है, तो mg इंटू l/4, और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मिड पॉइंट के अबाउट होता है 1/12 प्लस ml², तो प्लस ml² बाय 16, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू अल्फा। क्या करो, यहां 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और यहां 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा mg l/4, इसकी वैल्यू है 7m l² बाय 48 अल्फा, तो ये आ जाएगा 12। अल्फा की जो वैल्यू है m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12g बाय 7l। ये आपके अल्फा की वैल्यू आ गई है। उसके बाद ए सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, तो एक्चुअली ए सेंटर ऑफ मास निकालो या फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बात तो सेम है। पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, इनके आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट P तो हमारा रेस्ट पे है, उसके अबाउट ही तो रॉड रोटेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इज 0, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q जो कि आपका सेंटर ऑफ मास भी है, वो कितना आ जाएगा, ऐसे अल्फा से रोटेट कर रहा है कुछ, वो आ जाएगा अल्फा इंटू l/4, अल्फा इंटू l/4 बोले तो अल्फा है 12g बाय 7l इंटू l/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3g बाय 7। ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट R, तो एक्सेलरेशन ऑफ R ये आ जाएगा अल्फा इंटू डिस्टेंस कितना है 3l/4, बोले तो 12g बाय 7l इंटू 3l/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9g बाय 7। तो ये आपको हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको निकालना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन किसके अबाउट, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है आपको अबाउट एक सेकेंड, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू टेबल निकालना है, अबाउट क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है ड्यू टू टेबल, तो क्या करोगे आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। y डायरेक्शन में नेट फोर्स है और सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ रहा है, तो कंडीशन लगेगी mg माइनस n इज इक्वल टू m, और ए सेंटर ऑफ मास कितने से आ रहा है नीचे, ए सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है 3g बाय 7 से, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस 3mg बाय 7, ये आ जाएगा 4mg बाय 7। ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे सब बढ़िया है, चले ठीक है। अब यहां पे ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं यहां पे, वो ये है कि लेट्स सपोज आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, कि किस पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है, तो क्या करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये देख के फील आ जाए तो काफी अच्छी बात है, ठीक है।
अगर नहीं आए तो आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो जैसे मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप चाहते तो आप टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा जो कंडीशन है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब यहां पे देखो, आप जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हो उस पॉइंट को आपको रेस्ट पे लेके आना पड़ता है। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, अगर वो पॉइंट एक्सलेट कर रहा है तो आप उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करोगे, सूडो फोर्स लगाओगे, और सूडो फोर्स लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व कर रहे हो तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और कितना लग जाएगा, वो लग जाएगा m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और कितना है ये, इसी पॉइंट को स्टॉप किया तो m इंटू ए लगना चाहिए, एक्सेशन ऑफ q, और एक्सेशन ऑफ q कितना है 3g/7। तो यहां पे आपका कितना आ गया, ये जो एक्सलेशन आ गया, सूडो फोर्स कितना लगा दिया आपने, 3mg/7 लगा दिया, ठीक है। अब आप इस पॉइंट के अबाउट सॉल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क किसकी वजह से आ रहा होगा, टॉर्क जो है वो आपका आ रहा होगा किसकी वजह से, इस नॉर्मल फोर्स की वजह से आ रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, वो कितना आ जाएगा, n इंटू डिस्टेंस l/4 इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई आप लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट कितना आ जाएगा, 1/12 ml² इंटू अल्फा। तो यहां पे आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुम्हें यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे आप ये जो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कंडीशन थी, आप ये पी के अबाउट लगाते, क्यू के अबाउट लगाते, आर के अबाउट लगाते, आंसर तीनों केस में सेम आता, ठीक है, प्रोवाइडेड आपको इन सबकी वैल्यूज पता है। और ये हम कैसे चेक कर रहे हैं तो अभी देखते हैं। हम सॉल्व पी के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब मैं क्यू के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं और फिर मैं पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, और तीनों केस में अल्फा की वैल्यू सेम ही आएगी। तो देखो यहां पे n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू कितनी है, जस्ट अभी हमने निकाली है 4mg/7 इंटू डिस्टेंस l/4 इज इक्वल टू 1/12 ml² इंटू अल्फा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, इस तरफ कितना आ गया 12g/7l, यही अल्फा आया और यही हमारा पहले आया था। तो अल्फा जो है वो हमारा 12g/7 ही आना है, ये चीज समझ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करता किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको सॉल्व करता पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में, तो लेट्स सपोज मैं पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो पॉइंट आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते तो आपको पता है कि पॉइंट आर जो है वो खुद एक्सलेट कर रहा था, कितने से, वो एक्सलेट कर रहा है 9g/7 से। तो आप इसको स्टॉप करोगे, इसको स्टॉप करोगे, सूडो फोर्स लगाओगे और सूडो फोर्स इस बार सेंटर पे आएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m इंटू इसका एक्सेलरेशन 9g/7, और नीचे कितना लग रहा है, नीचे हमारा लग रहा है mg, और इस तरफ लग रहा था नॉर्मल फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 4mg/7। तो आप चाहो तो ये कंडीशन यहां भी लगा सकते हो कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट आर इज इक्वल टू आई अबाउट पॉइंट आर इंटू अल्फा, अभी भी आंसर सेम ही आएगा। नेट टॉर्क कितना है इसके अबाउट, तो नेट टॉर्क आएगा इन दोनों की वजह से तो 4mg/7, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 3l/4, ये डिस्टेंस कितना है l/4, ये है बचा कुचा 3l/4, तो इंटू 3l/4 प्लस नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर है 9mg/7, नीचे है mg, तो नेट फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ 2mg/7, तो 2mg/7, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो है l/2 इज इक्वल टू आई, तो इसके अबाउट आई कितना होता है 1/3 ml² इंटू अल्फा। सॉल्व करो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस तरफ बना कितना 3mgl/7 प्लस ये कितना बचा mgl/7, इसकी वैल्यू 1/3 ml² अल्फा, और ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 4mgl/7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12mgl/7, इसकी वैल्यू ml² इंटू अल्फा, ml कैंसिल कर दो, तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई यहां से वो आ गई 12g/7l। तो बेसिकली
मैंने जो लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के अलावा जो एक्स्ट्रा सिखाया वो ये सिखाना चाह रहा था मैं कि आप यहाँ पे ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आप ये किसी भी पॉइंट के अबाउट कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। जनरली हम ये कंडीशन किस पॉइंट के अबाउट लगाते हैं, ये हम उस पॉइंट के अबाउट लगाते हैं जिस पॉइंट के अबाउट हमारी बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो। लेकिन सोचो अगर मैं किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लगा दूं जो पॉइंट रेस्ट पे ना हो, खुद एक्सलेट कर रहा हो, तो जैसे कि पॉइंट क्यू और पॉइंट आर दोनों एक्सलेट कर रहे थे, तो अगर आप उन पॉइंट के अबाउट कंडीशन लगाओगे तो मेक श्योर आप सूडो फोर्स लगा रहे हो, तभी जाके सही आंसर आएंगे। सोचो अगर आपने सूडो फोर्स नहीं लगाया होता तो आपके आंसर गलत हो जाते। तो इसीलिए आप जिस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉइंट हम रेस्ट पे होना चाहिए हमारा, अगर रेस्ट पे नहीं है तो हम सूडो फोर्स लगा देंगे। तो आज की कहानी इतनी ही थी। आज की कहानी में हम लोगों ने देखा कि कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी है और उसका जो मोशन है वो कैसा होगा उसकी हमने स्टडी की, ठीक है। तो मोस्टली हमने प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन की बात की है। या तो हमारी बॉडी सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है या हमारी बॉडी सिर्फ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। इनके जो कॉम्बिनेशंस थे वो हमारे क्वेश्चंस में दिए गए थे कि एक बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी, एक बॉडी प्योर रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो इन सब में आई थिंक हम लोग कंफर्टेबल है काफ़ी हद तक। तो ठीक है, आज की कहानी फिर हम लोग यही समाप्त करते हैं। जो भी दिक्कत है वो अपन जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो।